हेलो दोस्तों, सभी का लोया नॉलेज पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। और आज अपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जियोग्राफी सब्जेक्ट से। और यूजीसी नेट के लिए सेकंड पेपर जियोग्राफी सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसको भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है जियोग्राफी सब्जेक्ट से या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना है जियोग्राफी सब्जेक्ट से, उन सभी के लिए ये बेनिफिट होगी ये क्लास। और अपने डेली आपको क्लास मिलेगी, इसके अंदर एमसीक्यू करेंगे अपने। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन, कुडप्पा क्रम के शैल संबंधित है। कुडप्पा क्रम के शैल संबंधित है आर्कियन समूह से, द्रविड़ समूह से या आर्यन समूह से या पुराण समूह से। तो कुडप्पा क्रम के शैल संबंधित है वो पुराण समूह से संबंधित है, पुराण समूह से संबंधित है। जो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का संबंध पुराण समूह से, इस संरचना का जो नामकरण है वो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले से, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर किया गया। कुडप्पा जिले के नाम पर किया गया। तो ये चट्टानें जो अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई, यानी इस तरीके से फैली हुई अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। इस संरचना के अंदर जो डायमंड पाए जाते हैं और गोल्ड पाया जाता है, यानी हीरा व सोना पाए जाते हैं। ये हीरा व सोना पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के अलावा ये चट्टानें आंध्र प्रदेश में तो पाई जाती है, लेकिन आंध्र प्रदेश के अलावा ये चट्टानें मध्य प्रदेश यानी एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान कर्नाटक व तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु में ये लोग, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते जाना, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इन क्लासेस से और आराम से क्लियर हो जाएगा। कोई प्रश्न नहीं लेना दिमाग के ऊपर और आराम से क्लियर हो जाएगा यूजीसी नेट जियोग्राफी सब्जेक्ट से। सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी सूची फर्स्ट के अंदर दिए हुए स्थल रूप और सूची सेकंड के अंदर दिए हुए अपर्दन अभिकर्ता। यानी अपर्दन किससे होता है, इसको अपने को मिलान करना है। ये अपन देखते हैं। जैसे जलज गर्तिका, अब जलज गर्तिका का संबंध है तो जल से याद रख लेंगे। जल अपने को पता है नदी से मिलता है, तो नदी इसका मिलान कर देंगे। यानी आपको एक या दो ऑप्शन भी पता है ना, तो आप एग्जाम के अंदर सही आंसर तक पहुंच सकते हो। जलज गर्तिका का संबंध नदी से गोलरंध्र आपको पता है भूमिगत जल, यानी भूमि के अंदर घुला हुआ जल, गोलरंध्र ऐसे याद रख लेना। स्टैक का संबंध है वो समुद्री जल से, स्टैक समुद्री जल से। और टेलीफोन याद रख लेना, टेलीफोन यानी वायरलेस, वैसे याद रख लेना वायु से, टेफोनी वायु। जलज गर्तिका नदी, गोलरंध्र भूमिगत जल, स्टैक समुद्री जल, टेफोनी वायु। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए, एक भी सिंगल भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम के अंदर नहीं आया होगा। सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उन्हीं के आधार पर ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। जैसे पैडी प्लान क्या डब्ल्यू पैंक से संबंधित है, पैनी प्लान डब्ल्यू एम डेविस से संबंधित है, या पैन प्लान सी एच क्रिक में से संबंधित है, पैन फैन एसी लासन से संबंधित है। इसको ऐसे याद रखना है जैसे एसी फैन जैसा है, ये तो सही है। एसी फैन जैसा है, ये तो सही है। और इसको ऐसे याद रखना, सी एच क्रिक में पेन जैसा प्लेन है, सी एच क्रिक में पेन जैसा प्लेन है, यानी पेन जैसा प्लेन है, पेन प्लेन याद रह जाएगा। और जो पैनी प्लेन है डब्ल्यू एम डेविस पैना है, ऐसे याद रख लेना। छोटे छोटे यूनिट बना के याद करोगे तो मतलब इजीली याद रह जाएंगे। कुछ नाम थोड़े टिपिकल से हैं, ये याद रह जाएंगे आपको। जैसे पैडी प्लेन अब डब्ल्यू एम पैंक से नहीं है, इसका है वो एल सी किंग से संबंधित है। एल सी किंग ने पैडी प्लेन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। पैडी प्लेन की एल सी किंग पैडी प्लेन जैसा है, छोटे छोटे हिंट बना के याद करोगे इजीली याद होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नांकित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपोर्ट होता है, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका स्ट्राम्बोली, कोटोपैक्सी, विसुवियस या एल्ब्रुच।
कौन सा? इसका सही आंसर रहेगा स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में स्थित एक एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसके अंदर से जो निरंतर गैसों के जो प्रज्वलन के कारण जो प्रकाश निकलता है ना, जो गैसें निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, जो प्रकाश दिखाई देता है, उसके कारण जो इसका नाम जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो है ये। और निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है? यानी एक्टिव वोल्केनो बताना है अपने को। जैसे एकांकागुआ, एटना, फ्यूजियामा या विसुवियस। इसकी बात करें, जैसे एटना है तो एटना सिसिली द्वीप पर है। सिसिली स्थान भी पूछा जा सकता है आपको, ये भी याद रखना है ना, अपनी नोटबुक के अंदर ना नोट करते जाना इसको। और जैसे विसुवियस है, विसुवियस इटली के अंदर है, ये विसुवियस इटली में, विसुवियस इटली में। और जो एकांकागुआ है ना, एकांकागुआ ये चिली के अंदर है, चिली के अंदर। और ये फ्यूजियामा, फ्यूजियामा इस जैसे याद रखना, फ्यूजी जी से ये याद रखना, जापान, जापान, जापान। एकांकागुआ चिली, फ्यूजियामा जापान, एटना सिसिली और विसुवियस इटली। ठीक है, याद रह जाएगा। इसके अंदर जो एकांकागुआ है ना, ये एक मर्त ज्वालामुखी यानी डेड वोल्केनो है। मर्त ज्वालामुखी, मर्त ज्वालामुखी एकांकागुआ। और जो ये जो फ्यूजियामा है, ये ससुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, ससुप्त, ससुप्त यानी इसके अंदर से रुक रुक के जो मैग्मा बाहर निकलता है, या जो मैग्मा निकलने की कगार पर ही होता है, इसके अंदर ससुप्त ज्वालामुखी। ससुप्त ज्वालामुखी जापान में है, ये फ्यूजियामा। ये एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट होते रहते हैं हर एग्जाम के अंदर। और जो ये एटना, एटना व जो विसुवियस है, ये दोनों ही एक्टिव वोल्केनो, ये सक्रिय ज्वालामुखी। यहाँ से इनसे निरंतर जो मैग्मा है वो बाहर निकलता रहता है। यानी 2 व 4 अपने सही हैं। इसके अंदर अपना आंसर रहेगा 2 व 4, इसी नंबर अपना सही रहेगा आंसर 2 व 4। ठीक है, और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे निम्नलिखित में से कौन भ्रंशित यानी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, जैसे अरावली, एंडीज, ब्लॉक फॉरेस्ट या काकेशस। इसका तो ये जैसे सही आंसर रहेगा ब्लैक फॉरेस्ट, नाम से ही ब्लैक फॉरेस्ट। यानी विश्व के जो प्रमुख जो ब्लॉक पर्वत है ना, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत, इसे मैं 2-3 नोट करा देता हूँ आपको, लिख लेना आप अपनी नोटबुक के अंदर। जैसे ब्लैक ब्लैक फॉरेस्ट, ये तो है जर्मनी के अंदर है, जर्मनी, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के अंदर है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के अंदर। ब्लॉक पर्वत है, इनके उदाहरण है ब्लॉक पर्वत जो है, 4-5 जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा देता हूँ। और एक आता है अपना सतपुड़ा, सतपुड़ा नाम सुना हुआ है, अपने भारत के अंदर है सतपुड़ा, भारत में, सतपुड़ा भारत के अंदर है। और एक आता है वोसजेज, 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 वोसजेज। ये नोटबुक के अंदर नोट कर लेना आप। वोसजेज फ्रांस के अंदर है, ये फ्रांस के अंदर है, फ्रांस के अंदर ब्लॉक पर्वत है ये, ब्लॉक पर्वत। और एक आता है वासाच रेंज, वासाच, वासाच रेंज, वासाच रेंज। ये है, ये यूएसए के अंदर है, यूएसए के अंदर है, ये यूएसए के अंदर है। जैसे ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के अंदर है, ब्लैक फॉरेस्ट तो अपना आ जाएगा जर्मनी के अंदर, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के अंदर आ जाएगा। और वॉसचेज है, वॉसचेज ये फ्रांस के अंदर है। एक वासाच, वासाच रेंज ये यूएसए के अंदर है। तो सतपुड़ा याद रह जाएगा, भारत के अंदर है। अब नेक्स्ट बात करें अपने, नेक्स्ट है कथन व कारण दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कथन व कारण दिए गए, यानी शुष्कता मरुस्थलों की विशिष्ट विशेषता होती है। कथन दिया शुष्कता मरुस्थलों की विशिष्ट विशेषता होती है, और कारण दिया इसका मरुस्थलों में कम वर्षा व उच्च वाष्पीकरण होता है। इसके अंदर बात करें, जैसे शुष्कता होती है ना, मरुस्थलों के अंदर क्या होता है, कम वर्षा होती है। यानी आपको पता है मरुस्थलीय क्षेत्र है जो इसके अंदर कम वर्षा होती है, यानी लेकिन कम वर्षा तो कम होती है, लेकिन जो तीव्र वाष्पीकरण, जो वाष्पीकरण होता है वो बहुत तेज होता है, तीव्र वाष्पीकरण होता है, यानी वाष्पीकरण तो तेज होता है। और जैसे इसके अंदर तीव्र वाष्पीकरण होता है, तो इसके कारण क्या है, शुष्कता मरुस्थलों की विशिष्ट विशेषता होती है। शुष्कता जो मरुस्थलों की क्या होती है, विशिष्ट विशेषता होती है, विशिष्ट विशेषता होती है। यानी कथन भी सही है और उसके कारण भी सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। यानी ए व आर दोनों सही है, वे आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें, इजी से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है सारे।
अब बात करें अपने जैसे रोसबी तरंग, अब इस कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? रोसबी तरंग जेट स्ट्रीम से संबंधित है, या एलनिनो, प्रबल मानसून, सूचकांक चक्कर, वाकर परिसंचरण, या जो हैडली कोशिका है, जो हैडली कोशिका वो मध्य अक्षांशीय कोशिका से संबंधित है। तो इसका सही आंसर तो रहेगा जैसे ये रोसबी तरंग है, रोसबी तरंग जेट स्ट्रीम से संबंधित है, ये तो सही है, रोसबी तरंग जेट स्ट्रीम से संबंधित है। देखो जो एल निनो है, एल निनो के अंदर प्रबल मानसून नहीं होता, प्रबल मानसून नहीं, तो इसके अंदर कमजोर मानसून होता है, यानी कमजोर मानसून। नोट करते जाना आप लोग। और जैसे सूचकांक चक्कर है, सूचकांक चक्कर ये वाकर परिसंचरण से संबंधित नहीं होता, ये जेट स्ट्रीम से संबंधित है, यानी जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। और जो ये हैडली कोशिका है, हैडली कोशिका मध्य अक्षांशीय कोशिका नहीं होती, ये निम्न अक्षांशीय कोशिका होती है, यानी निम्न अक्षांशीय कोशिका। हैडली कोशिका निम्न अक्षांशीय कोशिका, सूचकांक चक्कर जेट स्ट्रीम से संबंधित है, अल निनो कमजोर मानसून होता है, रोसबी तरंग के जेट स्ट्रीम से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात, निम्नांकित परतों में से कौन सी परत 300 मीटर, 300 मीटर से 1000 मीटर के गहराई वाले मंडल में सागरीय जल के घनत्व में त्वरित परिवर्तन को इंगित करते हैं, यानी त्वरित परिवर्तन को, जो घनत्व में त्वरित परिवर्तन को इंगित करते हैं, जैसे हेलोक्लाइन या पाइनोक्लाइन या थर्मोक्लाइन या इकोक्लाइन। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर जैसे 300 मीटर, ये 300 मीटर है, 300 मीटर से जो 1000 1000 1000 1000 मीटर के बीच जो सागरी जल में क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से कमी आती है, यानी 300 मीटर से जो अपन नीचे जाएंगे तो 1000 मीटर के जो में जो सागरी जल है उसके अंदर तेज़ी से क्या होता है, कमी आती है, यानी कमी होती है उसके अंदर। तेज़ी से क्या होती है, सागरी जल के जो तापमान है, जो उसके टेम्परेचर है, उसके अंदर जो तेज़ी से क्या होती है, कमी होती है। और इस मंडल को क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन मंडल कहा जाता है, इस मंडल को क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन मंडल कहा जाता है। और तापमान में परिवर्तन के कारण जल के घनत्व में भी परिवर्तन होता है, जैसे जैसे तापमान में परिवर्तन होगा आपको पता है जल का घनत्व में भी परिवर्तन होगा, इसलिए कौन सी परत में होता है, थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन सही आंसर रहेगा अपना थर्मोक्लाइन। और प्रकाश मंडल की सीमा निर्धारित होती है, प्रकाश मंडल की सीमा निर्धारित होती है, प्रकाश मंडल की सीमा समुद्री जल के घनत्व से, समुद्री जल की लवणता से, या सूर्य के प्रकाश की प्रवृत्ति से, या समुद्री जल के तापमान से। जो जल है ना, जल के अंदर अपने जिस गहराई तक जाते जाएंगे ना, जिस गहराई तक सूर्य की किरणें, यानी सूर्य की किरणें पहुंचती है, यानी सनलाइट है अपनी, जो सनलाइट है अपनी, जो सनलाइट है, सनलाइट यानी जो सूर्य की किरणें हैं, जो वो जिस गहराई तक जाएंगी ना, तो उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है, तो उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है, यानी सूर्य के प्रकाश की प्रविष्टि से, यानी सूर्य का प्रकाश वहाँ तक जो सनलाइट है वो पहुँचनी चाहिए, तो उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। सही आंसर रहेगा अपना सूर्य के प्रकाश की प्रविष्टि से, सूर्य के प्रकाश की प्रविष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने, निम्नलिखित में से किसे सागरीय हिमपात कहते हैं? हिमपात, सागरीय हिमपात, सागरीय हिमपात, सागरीय सतह पर हिमतूल का लगातार गिरना, सागरीय सतह पर हिमतूल का लगातार गिरना, या सागरीय सतह पर ओले का लगातार गिरना, या महासागरीय नितल पर हिमगुटिका का लगातार गिरना, या महासागरीय नितल पर लगातार अत्यंत छोटे महासागरीय अवसादों का गिरना। मोस्टली तो ये ओले का लगातार गिरना लगभग तो सारे इसी पे आएंगे, या हिमतूल पे लगातार मोस्टली, पर इसका सही आंसर तो रहेगा तो महासागरीय नितल पर लगातार अत्यंत छोटे सागरीय अवसादों का गिरना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना ये, महासागरीय नितल पर लगातार अत्यंत छोटे सागरीय अवसादों का गिरना सागरीय हिमपात कहलाता है, सागरीय हिमपात कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने जैव ईंधन से संबंधित है, जैव ईंधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? अब ये है जैसे यह मक्का व गन्ने की फसलों से प्राप्त होता है, यह लागत प्रभावी ईंधन है, ये खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता, यह एक पर्यावरणीय अनुकूल ईंधन स्रोत है। जैसे ये मक्का, मक्का व गन्ने की फसलों से प्राप्त होता है, एकदम सही बात है। और ये लागत प्रभावी है, ये गलत बात है। ये खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता, क्यों नहीं करता, ये भी गलत बात है। ये पर्यावरण के अनुकूल ईंधन स्रोत है, ये बात सही है, यानी 1 व 4 अपने सही है, 1 व 4 सही है। कहाँ पे ये 1 व 4, जो ये मक्का है ना, मक्का, ये जो जैव ईंधन है वो मक्का
और गन्ना, मक्का, गन्ना, और एक और आता है जेट्रोफा। जेट्रोफा नाम सुना होगा आपने, जेट्रोफा, जेट्रोफा, जेट्रोफा आदि से प्राप्त किया जाता है। ये जैव ईंधन मक्का, गन्ना, जेट्रोफा आदि से प्राप्त किया जाता है। और प्रदूषण प्रदूषण नहीं होता है इसके अंदर, ये पोल्यूशन है वो नहीं होता है। इस कारण इसको क्या है, ईंधन, इस ईंधन को पर्यावरण की दृष्टि से क्या अनुकूल माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने, कथन व कारण दिए गए हैं। कथन व कारण दिए गए हैं। पारिस्थितिकीय उत्पादकता विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। पारिस्थितिकीय उत्पादकता विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। सूर्यतापन विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तेजी से घटता जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्यताप है, जो सूर्यताप तेजी से घटता है, और इसलिए इसको पारिस्थितिकी जो उत्पादकता विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, घटती जाती है। उच्च अक्षांशों में कम सूर्यताप के, यानी जो उच्च अक्षांश है ना, उच्च अक्षांश 0 डिग्री से ऊपर जाते जाएंगे उच्च अक्षांशों की तरफ, जो कम सूर्यताप के कारण वर्धन काल सीमित होता है, वर्धन काल जो सीमित होता है, इसलिए ये इसका जो कथन है, कथन व कारण दोनों सही है, यानी सही, एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। ए व आर दोनों सही है, और ए व आर की सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संरक्षण पर्यावरण नियोजन का आधारभूत तत्व है। कारण दिया, संरक्षण तथा विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो संरक्षण जो परिवार नियोजन का आधारभूत तत्व होता है, और क्योंकि संरक्षण तथा विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, और संरक्षण के बिना जो टिकाऊ विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी जो स्थिर विकास है, स्थिर विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी संरक्षण भी आवश्यक है और विकास तभी होगा, विकास की कल्पना की जा सकती है, यानी संरक्षण जरूरी है। तो ए व आर दोनों सही है। उसके बाद बात करें अपने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। जैव विविधता हॉटस्पॉट समृद्ध जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं, या लियोपोल्ड मैट्रिक्स अपवाह बेसिन की आकार मिति, या अम्ल वृष्टि कार्बन डाइऑक्साइड परवाल विरंजन सागरीय जल के तापमान में ह्रास या कमी होना। ह्रास भी कह सकते हैं हमने, कमी भी कहा जा सकता है। तो जो जैव विविधता जो हॉटस्पॉट है वो समृद्ध जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं, ये सही बात है। जैव विविधता हॉटस्पॉट समृद्ध जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो जीव पाए जाते हैं ना, जो जीवों के अस्तित्व पर संकट बना हुआ है, यानी संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती है, अस्तित्व पर संकट बना हुआ है। वो सुना होगा आपने रेड डाटा बुक का नाम, जिसके अंदर जो संकटग्रस्त जो जातियां या जो जीव हैं उनको लिखा जाता है। उसके अंदर जो इसका इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है ना, सर्वप्रथम प्रयोग किया था जो पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, उनका नाम था नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स, नॉर्मन मायर्स, और 1988 के अंदर दिया था, 88 के अंदर, 1988 के अंदर। थोड़ा याद रख लेना, ये भी नाम इसका नोट कर लेना, क्या अब तक कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पृथ्वी पर परिचालित जीवन पारिस्थितिक तंत्र की प्रमुख विशेषताएं। पारिस्थितिक तंत्र की प्रमुख विशेषताएं, स्थिर पारिस्थितिक तंत्र के परिष्करण में प्रकृति ने लाखों वर्ष लगाए हैं। कौन से कथन सही नहीं है बताना है इसको। ये भी ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र मुख्यतः सौर ऊर्जा के निवेश से क्रियाशील होता है, सही है ये भी। और बढ़ते पोषण स्तर के साथ श्वसन द्वारा ऊर्जा का सापेक्ष ह्रास घटता जाता है। ये यहाँ पे घटने की जगह बढ़ने होता तो ये सही हो जाता है, घटता नहीं है, ह्रास बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है, बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर यही रहेगा। गलत पूछा इसने, कौन सा एक सही नहीं है, तो यहाँ पे घटने की जगह बढ़ना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पारिस्थितिकीय कर्मता की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। सीसी पार्क ने, या ईपी ओडम ने, जी हचिंसन ने, या जे ग्रीनेल ने। तो सही आंसर रहेगा इसका, पारिस्थितिकीय तंत्र के अंदर आपको पता है जैसे ग्रीन वृक्ष है या पेड़ पौधे आते हैं, तो ग्रीन से याद रख लेना, ग्रीनेल, ग्रीनेल सही आंसर रहेगा, ग्रीनेल, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है ये, तो आपको वैसे ही फैक्ट है जिसको आपको याद रखना ही पड़ेगा नाम। और निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक वन्य जीव
एवं वानस्पतिक विविधता से संपन्न है। वन्य जीव विविधता से संपन्न है। तो इसके अंदर दिया ऑप्शन शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, मरुस्थलीय एवं सवाना। और जो उच्च तापमान है ना, उच्च तापमान व अधिक वर्षा, यानी तापमान भी कैसे होगा, तापमान भी हाई होगा, टेम्परेचर भी हाई, और वर्षा भी क्या होगी, वर्षा भी अधिक होगी। वर्षा भी अधिक होने के कारण जो उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र वन होते हैं ना, जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों के अंदर जो आर्द्र वनों में वनस्पतियों की विविधता सर्वाधिक है। वनस्पतियों की विविधता के कारण अधिक विविधता के कारण जो वन्य जीवों की अधिकतम विविधता भी इसी प्रदेश में पाई जाती है। यानी वनस्पतियों की विविधता सर्वाधिक है, और वनस्पतियों की विविधता के सर्वाधिक होने के कारण वन्य जीवों की अधिकतम विविधता भी इसी प्रदेश के अंदर पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन। ठीक है, इसका आंसर सही आंसर रहेगा। और आर्कटिक निवासियों का वृहत्तम समूह बनता है याकूत व लैप्स से, जीरियन व एस्किमो से, लैप्स व जीरियन से, या याकूत एवं जीरियन से, याकूत व जीरियन से। तो सही आंसर तो रहेगा अपना याकूत व लैप्स से, याकूत व लैप्स से, सही आंसर तो ये रहेगा। लेकिन क्या होता है, जो आर्कटिक निवासियों में जो याकूत व लैप्स के अलावा जो ततार एक प्रजाति पाई जाती है, ततार प्रजाति पाई जाती है, ततार, और एक पाई जाती है एस्किमो, ततार एस्किमो, और एक पाई जाता है सेमोइड, ततार एस्किमो सेमोइड। और इन सबसे मिलकर क्या बनता है, आर्कटिक निवासियों का बृहत्तम समूह बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा यथास्थानीय नहीं है, कौन सी मृदा यथास्थानीय नहीं है। चरनोजम, लेटेराइट, जलोढ़, चेस्टनट। तो आपको पता है जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो निक्षेपित मिट्टी होती है, क्योंकि ये नदियों द्वारा निक्षेपण के द्वारा लाई जाती है, ये यथास्थानीय नहीं होती, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। सही आंसर रहेगा अपना जलोढ़ मिट्टी, यथास्थानीय नहीं होती है। जो परिप्रशांत पेटी है, कथन दिया हुआ है परिप्रशांत पेटी सुनामी की सर्वाधिक मेघमेखला है। कारण दिया यह टेक्टोनिक दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय तथा विश्व के बड़े भूकंपों की जननी है। जो परिप्रशांत पेटी है, परिप्रशांत पेटी प्लेटों के जो अभिसरण का क्षेत्र है, प्लेटों के जो अभिसरण का क्षेत्र है परिप्रशांत पेटी। और यहाँ पर क्या विश्व का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, परिप्रशांत पेटी भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। अतः जो सुनामी की सर्वाधिक आशंका वाला क्षेत्र भी कौन सा है, परिप्रशांत पेटी। तो इसका ए व आर दोनों सही है, ए व आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब ये कथन दिया हुआ है चरनोजम, इसको चरनोजम मिट्टी है, चरनोजम काली मिट्टी होती है, और उनमें जैव पदार्थों का अभाव होता है, कथन में कारण दिए गए हैं। तो चरनोजम मिट्टी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जाती है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जाती है। घास के सड़ने गलने से, जो घास है वो सड़ गल जाती है, जो घास है घास के सड़ने गलने से सड़ गल जाती है, सड़ने व गलने तथा अपसालन न होने के कारण, जो अपसालन है इसका जो अपसालन नहीं होता है, अपसालन न होने के कारण इस मिट्टी के अंदर क्या जो ह्यूमस है ना, जो ह्यूमस या जो ये जो जैव पदार्थों की समुचित मात्रा में पाए जाते हैं। जैव पदार्थ जो ह्यूमस जैव पदार्थ है वो समुचित मात्रा में पाए जाते हैं। अतः विश्व की जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है चरनोजम मिट्टी। और यहाँ पे क्या दिए हुए कारण के अंदर जैव पदार्थों का अभाव होता है, अभाव नहीं होता है इसके अंदर, पर्याप्त मात्रा के अंदर समुचित मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। चरनोजम मिट्टी काली मिट्टी होती है, ये तो कथन सही है इसका, लेकिन कारण गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इसी तरह की वीडियो आपको डेली अपडेटेड आपको मिलती रहेगी और नए नए क्वेश्चन करवाऊँगा और नई नई टेस्ट सीरीज़ आपको हमेशा मिलती रहेगी। और अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी क्विज भी मिलेगी, आपको PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे हम और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करवा देंगे और आपका उम्मीद करते हैं कि आपका UGC नेट बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी अपनी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।